प्यारे बच्चों नमस्कार। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। क्लास 12th के अंदर कंप्यूटर विषय के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड, ये विषय का नाम है। अपने पढ़ रहे थे बच्चों नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, किसे कहते हैं, हालांकि थोड़ा सा वर्णन हमने बताया भी था, हमने चर्चा भी की थी कि नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं। जब ढेर सारा हमारे पास डाटा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, संबंधों के सेट में क्या करते हैं, उसको छोटा करने का काम करते हैं और उसे नॉर्मल मतलब साधारण सिंपल बनाने का कार्य करते हैं। और उसमें जितनी भी रिडेंडेंसी होती है, डाटा की पुनरावृत्ति होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, हटा देते हैं। और इसमें ये कार्य करने के लिए हमें फंक्शन डिपेंडेंसी को पूरा ध्यान में रखना पड़ता है और डाटा इंटीग्रिटी को भी पूरा ध्यान में रखना पड़ता है। डाटा इंटीग्रिटी को और डाटा रिडेंडेंसी को पूरा ध्यान में रखकर और फंक्शन डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट पर ये कार्य किया जाता है। तो जब डाटा को नॉर्मल बनाया जाता है, सामान्य किया जाता है, तो किसके कॉन्सेप्ट पर ये काम होता है, ये होता है डाटा फंक्शन डिपेंडेंसी के काम पर ये कार्य किया जाता है। फंक्शन डिपेंडेंसी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पर ये कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले पढ़ते हैं अपने नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो बच्चों नॉर्मलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ सामान्य बनाने की प्रक्रिया, मतलब नॉर्मलाइजेशन का वैसे सिंपल सा अर्थ होता है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद क्या होता है, सामान्य बनाने की प्रक्रिया। यानी हम किसी चीज़ को सामान्य जब बनाते हैं, जिसमें डाटा किसी भी डाटा की समस्या को लेकर उसे संबंधों के सेट में छोटा किया जाता है, अर्थात सामान्य बनाया जाता है। लेकिन यह कार्य डाटा की इंटीग्रिटी और रिडेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जाता है। यानी डाटा की इंटीग्रिटी मतलब जब डाटा को बनाया जाता है उस वक्त डाटा पर विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, तो उन चीज़ों को विशेषकर ध्यान में रखा जाता है। तो डाटा की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखा जाता है और डाटा की रिडेंडेंसी मतलब डाटा की पुनरावृत्ति, जो डाटा रिपीट होता है उसे ही डाटा की रिडेंडेंसी कहते हैं। डुप्लीकेट डाटा को क्या कहते हैं, डाटा रिडेंडेंसी। तो डुप्लीकेट डाटा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक डाटा को हटाया जाता है। जो आवश्यक है कि इसको हटाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको हटा दिया जाता है। और डाटाबेस में डाटा को छोटा करना अर्थात कम करना, डाटा को छोटा कर देना, डाटा को कम करना, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही डाटा रखना अर्थात सामान्य बना लेना ही क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन। जैसे एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन पेपर होते हैं, तो उनमें जैसे पटवारी का एग्ज़ाम ले लो आप, या आरटेट ले लो, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या है, जो एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे ग्रुप रेलवे के अंदर ग्रुप डी की भर्ती जो हुई थी, उसमें भी जैसे पहले जो पार्ट था उसमें पेपर जैसे कठिन पेपर दिया जाता है, तो दूसरा पार्ट है उसमें सरल दिया जाता है, तो तीसरा पार्ट है उसमें कठिन भी नहीं होता है लेकिन सरल भी नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से वो पेपर बना के दिया जाता है। और उस पेपर में जो बच्चे हैं, जैसे बिल्कुल सरल पेपर आता है तो उसमें बच्चे अच्छे नंबर ले जाते हैं, जो कठिन पेपर होता है तो उसमें बहुत कम नंबर आते हैं बच्चों के, और जो मध्यम पेपर होता है उसमें नॉर्मल रहता है स्टूडेंट, तो उनको भी क्या करते हैं, जब रिजल्ट की घोषणा करते हैं तो उस वक्त क्या है, उन पर भी किस चीज़ को रख कर वो डाटा को तैयार करते हैं, वो डाटा को नॉर्मल बनाने का काम करते हैं। तो उस नॉर्मलाइजेशन का वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसी प्रकार डाटा को सामान्य तरीके से प्रस्तुत करना, यानी सामने वाले के समझ में आ जाए। ठीक है, तो उस तरह से डाटा को नॉर्मल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। ऐसा कार्य करने के लिए फंक्शन डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी डाटा को जब आप नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मलाइजेशन का यूज करोगे, तो हम किसका यूज करेंगे, फंक्शन डिपेंडेंसी का यूज करेंगे। आखिर ये फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है, आगे पढ़ते हैं। फंक्शन डिपेंडेंसी कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर फंक्शन डिपेंडेंसी अनिवार्य रूप से लागू की जाती है। फंक्शन डिपेंडेंसी
किसी एक वैल्यू पर दूसरी, किसी एक वैल्यू पर दूसरी या दूसरी अनेक वैल्यू, किसी एक वैल्यू पर एक वैल्यू भी हो सकती है, किसी एक वैल्यू पर अनेक दूसरी वैल्यू अगर आश्रित हो मतलब डिपेंड हो, उसे ही फंक्शन डिपेंडेंसी कहेंगे। यानी जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि टेबल जो बनाते हैं उसमें टेबल के अंदर एक प्राइमरी की फील्ड होता है और प्राइमरी की फील्ड होता है, उस पर अन्य कीज़ होती है, वो क्या होती है, उस पर डिपेंड होती है। तो प्राइमरी की क्या होती है, जिसके अंदर वैल्यू जो होती है वो इंडेक्स में होती है और दूसरी वैल्यू पर वो डिपेंड नहीं होती है और उससे ही रिकॉर्ड की पहचान होने का काम होता है। उसमें कोई नल वैल्यू भी नहीं होती है, रिपीट वैल्यू भी नहीं होती है, तो उसे हम प्राइमरी की मान सकते हैं और प्राइमरी की बनाने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की होती है, उसमें स्वतः ही इंडेक्स बनता है, अपने आप ही इंडेक्स बनता है, उसे प्राइमरी की कहेंगे। तो प्राइमरी की, जैसे स्कूल में बच्चों का रोल नंबर जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, एक ही रोल नंबर दूसरे बच्चों को आवंटित नहीं होता है, तो क्रम से ही रोल नंबर होते हैं और प्रत्येक बच्चे के रोल नंबर से ही उसकी पहचान होती है स्कूल में। ठीक उसी प्रकार प्राइमरी की के द्वारा क्या होती है, रिकॉर्ड की पहचान होती है। तो उसी प्रकार इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी में भी हमको उस तरीके से ही समझना पड़ेगा कि फंक्शन डिपेंडेंसी में एक वैल्यू है जो क्या है, जैसे ये वैल्यू है, ये रोल नंबर 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, तो ये कौन सा फील्ड है, ये रोल नंबर फील्ड है। इस रोल नंबर फील्ड को गौर से देखो, इसके अंदर क्रम से वैल्यू आ रही है, क्रम से वैल्यू आ रही है और इस वैल्यू के द्वारा इन सभी की पहचान हो रही है कि 101 कौन है, 101 रमन है, उसके पिता का नाम क्या है, राम है, एड्रेस क्या है, PLB है। ठीक है, 102 कौन है, सुरेश है, पिता का नाम मोहन है, SGR उसका एड्रेस है। तो कहने का मतलब इससे उसकी पहचान होने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, रोल नंबर क्या चीज़ है, रोल नंबर एक फील्ड है। कैसा फील्ड है, ये एक प्राइमरी की फील्ड है। कौन सा फील्ड है, प्राइमरी की। प्राइमरी की एट्रीब्यूट कह सकते हो, प्राइमरी की कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें वैल्यू देखो आप गौर से, क्रमबद्ध रूप से है, कोई खाली कॉलम बीच में नहीं है और रिपीट वैल्यू भी नहीं है, वैल्यू भी इंडेक्स में आ रही है और इसके द्वारा ही रिकॉर्ड की पहचान हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी हुआ। तो इसके बाद में दूसरा फील्ड है नेम, तीसरा है एफ नेम, चौथा है एड्रेस। तो ये तीन फील्ड गौर से देखो। हम किसी बच्चे को अगर बुलाते हैं कि किसी भी बच्चे को क्लास से अगर बुलाया जाता है, क्या पिता का नाम लेकर उसके बुलाया जाता है कि पिता का नाम ले दिया और बच्चा आ जाए, नहीं आएगा, क्योंकि सेम नेम के कई इंसान हो सकते हैं क्लास में, कई एक ही नाम के कई बच्चे भी हो सकते हैं, एक ही एड्रेस के कई बच्चे हो सकते हैं, लेकिन सेम रोल नंबर का बच्चा कोई नहीं होगा, एक ही होगा। एक रोल नंबर का एक ही बच्चा होगा, दो रोल नंबर का एक ही बच्चा होगा। तो सभी रोल नंबर वाइज जो होते हैं उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो नेम, एफ नेम और एड्रेस। अब ये जो रोल नंबर है, रोल नंबर प्राइमरी की है और इसके ऊपर सारा क्या डाटा डिपेंड है। क्या डिपेंड है रोल नंबर पर, नाम डिपेंड है, एफ नेम डिपेंड है, एड्रेस डिपेंड है। तो तीनों की तीनों, ये एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट, तीनों एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को की कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की इकट्ठी हो जाती है, यानी तीनों एट्रीब्यूट इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको कौन सा नाम दिया जा सकता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कौन सा, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मतलब एक एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट, तीनों को अगर इकट्ठा करते हैं तो रिकॉर्ड की पहचान हो सकती है। अपने कह देते हैं कि बच्चे का नाम ये है और उसके पिता का नाम ये है और उसका एड्रेस ये है और उसकी माता का नाम ये है, उस बच्चे को बुलाओ, तो ज़रूर 100% वही बच्चा आएगा जिसको आपने बुलाया है। ठीक है, तो एक किसी एट्रीब्यूट से पहचान नहीं हो सकती। आपने कह दिया रमन को बुलाओ, हो सकता है रमन क्लास के अंदर 3 बच्चे हों, तीनों आ जाएंगे। तो अपने कहेंगे कि नाम, बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे का एड्रेस और बच्चे के माता का नाम, तीनों चारों चीज़ इकट्ठी अगर प्रस्तुत करते हैं कि इसको बुला के लाओ, तो श्योर बच्चा एक ही आएगा। तो कहने का मतलब रिकॉर्ड की पहचान होती है, शुद्धता से पहचान होती है। तो तीनों को हम इकट्ठा करते हैं, 3 एट्रीब्यूट को, ये पहला एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट, तीनों एट्रीब्यूट को जब इकट्ठा करके हम किसी रिकॉर्ड की पहचान करेंगे तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने एक बार के लिए
जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, जैसे इधर मैंने लिखा है प्राइमरी की एट्रीब्यूट, ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, इसको हमने मान लिया x। क्या माना इसको? x माना। और ये जो एफ नेम और एड्रेस है, इस तीनों को हमने 1 2 3 तीनों को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। क्या मान लिया? y। ठीक है, तो ये तीनों तो हुए कंपोजिट एट्रीब्यूट और ये एक हुआ ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट। इसको हमने माना x और इन तीनों को हमने इकट्ठा क्या माना? y। ठीक है, अब ये तीनों इकट्ठे किस पर डिपेंड है? x पर। यानी कि y किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है। ध्यान से देखो गौर से, तीन एट्रीब्यूट इकट्ठे हैं, तीनों एट्रीब्यूट इकट्ठे हैं तो क्या है? वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो ये तीनों एट्रीब्यूट है, ये किस पर डिपेंड है? ये x पर डिपेंड है। तीनों एट्रीब्यूट कौन है? y है। कौन है? y, मतलब कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो y किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है। तो इस चीज़ को ही क्या कहते हैं? फंक्शन डिपेंडेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन डिपेंडेंसी। तो जितना भी हम डाटा तैयार करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा तैयार करते हैं, तो उसमें क्या है, जितना भी डाटा होता है किसी न किसी एक वैल्यू पर डिपेंड भी होना चाहिए। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? फंक्शन डिपेंडेंसी कहेंगे। और ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ये फंक्शन डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें विशेषकर ध्यान रखा जाता है कि फंक्शन डिपेंडेंसी का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों, फंक्शन डिपेंडेंसीज किसी एक वैल्यू पर दूसरी या दूसरी अनेक वैल्यू, यानी किसी एक पर, ये एक है और दूसरी अनेक, मतलब 1 2 3 ये अनेक वैल्यू है। तो किसी एक वैल्यू पर दूसरी या दूसरी अनेक वैल्यू आश्रित हो, ये किस पर डिपेंड है? ये इस पर डिपेंड है। जैसे ये तीनों इस पर डिपेंड है। ठीक है, इस पर किस पर? रोल नंबर पर डिपेंड है। तो अगर किसी एक वैल्यू पर दूसरी या दूसरी अनेक वैल्यू डिपेंड हो तो उसे क्या कहेंगे? फंक्शन डिपेंडेंसी कहेंगे। उदाहरण के लिए एक टेबल यानी एक रिलेशन, इस टेबल को रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, टेबल भी कहा जाता है, फाइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए एक टेबल यानी रिलेशन के एट्रीब्यूट x, उसका एट्रीब्यूट है ये x, कौन है? रोल नंबर। उसके एट्रीब्यूट x की वैल्यू पर, इसकी वैल्यू पर एट्रीब्यूट y की प्रत्येक वैल्यू, अब y की प्रत्येक वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 ये तीनों वैल्यू है y की, प्रत्येक वैल्यू डिपेंड होने की स्थिति को क्या कहेंगे? फंक्शन डिपेंडेंसी कहेंगे। यानी हम तीनों एट्रीब्यूट अगर प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर डिपेंड है तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? फंक्शन डिपेंडेंसी कहेंगे। तो बच्चों, ये नॉर्मलाइजेशन का अर्थ मैंने आपको बता दिया। नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सामान्य बनाने की प्रक्रिया। किसको सामान्य बनाने की प्रक्रिया? यानी डाटाबेस के अंदर जो डाटा होता है उसको संबंधों के सेट में क्या किया जाता है? छोटा किया जाता है, सामान्य बनाया जाता है, सिंपल बनाया जाता है, उसका साइज छोटा किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाते हैं तो उस वक्त विशेषकर ध्यान रखना होता है, किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? डाटा इंटीग्रिटी का ध्यान रखना होता है, फंक्शन डिपेंडेंसी का ध्यान रखना होता है और डाटा रिडंडेंसी को ध्यान में रखकर ये काम किया जाता है। फंक्शन डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट की तो पालना हमें ज़रूर करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? डाटा को नॉर्मल बनाने का कार्य होता है। तो डाटा को नॉर्मल बनाते हैं तो उस वक्त कई समस्याओं का हमें सामना भी करना पड़ता है। और वो समस्याएं कौन कौन सी होती है? वो होती है इंसर्ट से संबंधित समस्याएं, यानी इंसर्ट, जब डाटा इंसर्टिंग करते हैं उस वक्त कई समस्याएं हमारे सामने आती है, तो वो होती है इंसर्ट विसंगति, इंसर्ट प्रॉब्लम। और जब डाटा हमें अपडेटिंग करना होता है, डाटा में किसी प्रकार की बदलाव से संबंधित समस्या आती है, तो उस वक्त जो समस्या आती है तो उसको क्या कहते हैं? अपडेटिंग प्रॉब्लम, अपडेटिंग विसंगति। और जब डाटा डिलीट करते हैं तो उस वक्त की कोई प्रॉब्लम होती है, आती है हमारे सामने, प्रस्तुत होती है, तो उस वक्त की जो प्रॉब्लम होती है तो उसे क्या कहेंगे? डिलीशन विसंगति कहेंगे। तो इन पर बच्चों हम कल चर्चा करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या होती है, ये किस प्रकार से इनका निस्तारण किया जा सकता है। और इसके बाद में बच्चों नॉर्मलाइजेशन के प्रकार कितने होते हैं? फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन
और BCF नॉर्मलाइजेशन। बच्चों ये नॉर्मलाइजेशन है, बोर्ड की परीक्षा में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में 100% आता है ये प्रश्न। तो बच्चों अच्छी तरह से तैयार करें, अच्छी तरह से इसको समझें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना और दोबारा आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपको समझ में आना आवश्यक है। और इसमें से आवश्यक रूप से बोर्ड में प्रश्न एक ज़रूर आता ही आता है। तो बच्चों आज इतना ही, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।